फिजिक्स को ऑर्गेनाइज वे में स्टडी करने के लिए डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कुछ ब्रांचेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मैग्नेटिज्म, जैसे आप कह सकते हो ऑप्टिक्स, हीट। इन द सिमिलर वे बहुत सारे ब्रांचेज हैं और इन सारे ब्रांचेस में हम लोग एक पर्टिकुलर कह सकते हो कि आइडिया या कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मैं बात करूं मैग्नेटिज्म की, तो मैग्नेटिज्म में आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन नेचर में अकर होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हो। हीट की अगर मैं बात करूं तो हीट में हम लोग हीट से रिलेटेड जितने भी फिनोमिनन्स हैं वो हम लोग इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। इन द सिमिलर वे अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूं तो ऑप्टिक्स में आप ऑप्टिकल लाइट के से रिलेटेड ऑप्टिकल जितने भी फिनोमिनन्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इन द सिमिलर वे फिजिक्स का एक सबसे ओल्डेस्ट जो ब्रांच है इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हम लोग इन द सिमिलर वे आप कह सकते हो जैसे हीट में आपने हीट से रिलेटेड फिनोमिनन के बारे में स्टडी किया, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कुछ फिनोमिनन्स के बारे में स्टडी किया। इन द सिमिलर वे मैकेनिक्स में आप मोशन से रिलेटेड आप जितने भी फिनोमिनन्स हैं वो हम लोग इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। दैट मीन्स अगर आपसे किसी ने कहा कि मैकेनिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो मैकेनिक्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन अगर फर्दर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स को फर्दर हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं या दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। एक ब्रांच को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं और दूसरे ब्रांच को हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी तो करते हैं लेकिन उसके कॉज के बारे में कंसंट्रेट नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली उस मोशन के होने के पीछे एग्जैक्ट कॉज क्या है उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो इस तरह के ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं, या इस तरह के ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। और मैकेनिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं लेकिन उसके मोशन के कॉज पर भी हम लोग फोकस करते हैं, तो इस तरह के ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग डायनामिक्स कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हो कि काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसको कह सकते हो कि बॉडी के एग्जैक्टली उसके मोशन में जो भी चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस का एग्जैक्ट कॉज क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर डायनामिक्स की आप बात करो तो डायनामिक्स किसके बारे में बॉदर करता है, तो उस मोशन को डिस्क्राइब तो करता ही है, साथ ही साथ उस मोशन के साथ आप कह सकते हो कि उसमें कुछ भी अगर चेंजेस हो रहा तो वो चेंजेस किस फैक्टर की वजह से हो रहा उस फैक्टर पर भी आप कह सकते हो उससे कंसर्न्ड होता है या उस पर कह सकते हो कि वो फोकस्ड होता है। तो इस तरह के ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। लेकिन मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट टर्म इन्वॉल्व होता है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मोशन को कैसे डिफाइन करोगे तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा, क्योंकि 9-10 में आप ये सब पढ़ कर आए हो कि अगर किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज किया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वो मोशन में होता है। लेकिन मोशन के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्ट आप लोग के दिमाग में बैठा होता है, तो इसको कुछ देर हम लोग थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज अगर हम लोग ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं, ये मान लो कि ये ऐसे हम लोग ट्रेन ले लेते हैं और इस ट्रेन की बात करें तो ये एक्चुअली ट्रेन तो लग नहीं रहा, लेकिन ये हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ट्रेन है समझने के लिए। और यहाँ पर सपोज एक पर्सन यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, और एक पर्सन हम लोग यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, और एक पर्सन हम लोग इस तरह ग्राउंड पर ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। इसका नाम हम ए दे देते हैं, इस पर्सन का नाम बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली देखो जब भी हम लोग बात करते हैं मोशन की तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश हम लोग करते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली मोशन क्या होता है। तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि मोशन का मतलब होता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। दैट मीन्स मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉडी लेना होगा। तो हम लोग करते क्या है कि इस दिए गए एग्जाम्पल में ये जो एग्जाम्पल ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है इसमें एज्यूम करके मैं चल रहा हूं कि ये जो ट्रेन है ये इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, ठीक है,
विथ सर्टेन स्पीड कर सकते हो कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। और हम लोग करते क्या है कि यहां पर सबसे पहले ऑब्जर्व करना चाहते हैं, किसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मोशन ऑफ अ बॉडी। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आएगा कि मोशन को समझने के लिए जो बॉडी लेंगे वो किसको लेंगे। तो हम लोग करते क्या है कि इन तीनों पर्सन में से ए जो पर्सन है ये हम लोगों के लिए कह सकते हो कि इसके मोशन को ऑब्जर्व हम लोग करना चाहते हैं, ठीक है। ए के मोशन को हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखोगे जब भी हम लोग बात करें कि ये ऑब्जर्वर मोशन में है या नहीं है, तो इसको आइडेंटिफाई कर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं कि चेंज इन पोजीशन जो होगा इस ऑब्जेक्ट में या इस बॉडी में, चेंज इन पोजीशन, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पर्सन होगा ये मोशन में होगा, चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इसकी पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पोजीशन पहले डिफाइन करेंगे तब तो चेंज की बात करेंगे। चेंज इन पोजीशन की जब भी आप बात करते हो, एक एक सीक्वेंस को ध्यान से समझना है। जब आप चेंज इन पोजीशन की बात करते हो तो पोजीशन को सबसे पहले डिफाइन तो करना होगा। और आपको पता है कि पोजीशन, जैसे वेक्टर में भी मैंने आपको बताया था कि पोजीशन एक कह सकते हो रिलेटिव टर्म है। पोजीशन इज ए रिलेटिव टर्म। आप किसी चीज को लोकेट करते हो तो उसको लोकेट करने के लिए सबसे पहले आप एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप बताते हो कि वो जो लोकेशन है वो कितने डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे अगर मैं बात करूं कि इसके पोजीशन में जो भी चेंज होगा सबसे पहले इसके पोजीशन को तो डिफाइन करना होगा, क्योंकि ये जब तक डिफाइन नहीं करोगे तब तक हम मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो हम करते क्या है कि रेफरेंस पॉइंट की जगह एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं। उस रेफरेंस पॉइंट की जगह एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं और ये जो बी है ये ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। ये क्या है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। और इस ऑब्जर्वर मतलब ये इसके मोशन को देख रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग मोशन की बात करेंगे तो उस मोशन को देखने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। तो देखने वाला कौन है, उसको ऑब्जर्वर कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी को बताना है, बी को, जैसा मान लो कि बी से आपने पूछा कि ये बताओ कि जो ए है वो मोशन में है या नहीं है, तो बी ऑब्जर्वर हो गया, वो इसको देख रहा है। नेक्स्ट अब ये क्या करेगा, जो बी है, अगर मान लो इसको फिजिक्स के बारे में कुछ आइडिया होगा तो सबसे पहले बी क्या करेगा, इस पर्सन की पोजीशन को डिफाइन करेगा और तब जैसे ही डिफाइन करेगा, डिफाइन करने के बाद तब उसमें चेंज को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अब ये क्या करेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना चाहता है। तो इसने क्या किया कि रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकता है। रेफरेंस पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, तो ये रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकता है, लेकिन इसने क्या किया कि रेफरेंस पॉइंट खुद को ही ले लिया। इसने रेफरेंस पॉइंट खुद को ही ले लिया और इसने क्या किया कि इसको यहां से इसके पोजीशन को चेक किया और इसने देखा कि इसका पोजीशन अभी x1 है। कितना पोजीशन है, x1 पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू हिम। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन कितना है, x1 है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, जब भी आप चेंज की बात करते हो तो चेंज के लिए आपको चेंज देखने के लिए कुछ इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए। अगर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब आपको उस बॉडी के पोजीशन में चेंज अगर चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट को, उस बॉडी को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम तक आपको देखना होगा। जैसे 10 सेकंड देख सकते हो, 20 सेकंड देख सकते हो, 1 घंटे तक देख सकते हो। कुछ इंटरवल ऑफ टाइम आपको देना होगा, तभी तो पता चलेगा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप किसी भी चीज में चेंज देखना चाहते हो दैट मींस सम टाइम इंटरवल चाहिए। तो इसने क्या किया, अब इसको टाइम इंटरवल चाहिए, ये क्या करेगा, इसको 10 सेकंड तक मान लो देखा, तो 10 सेकंड तक देखने के लिए इसको क्या करोगे, ये कैसे चेक करेगा कि 10 सेकंड तक। ऑब्वियसली इसको क्या करोगे, एक इसके हाथ में क्लॉक दे देना, ठीक है। इसके हाथ में क्या दे दिए, एक क्लॉक दे दिए, ठीक है। दैट मींस ये जो ऑब्जर्वर है ये कह सकते हैं इसके पास क्लॉक भी है, ठीक है। ये क्या है, क्लॉक भी है, ठीक है। अब देखो इसने किसी टाइम पर देखा, ठीक है, और ये जो क्लॉक है इसका मान लो कि स्टॉप वॉच भी ले सकते हो या सिंपल ऐसा समझो कि दिन के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक दिन के 12 बजे 12, ठीक है, या कह सकते हो 12:30 PM ले लेते हैं। 12:30 PM पर ये इसके पोजीशन को देख रहा है, कितना पोजीशन है, x1 है। और फिर सोचा इसने
कि हम 10 मिनट तक इसके मोशन को देखेंगे, तो 12:40 PM के बीच में इसने एक इंटरवल सेलेक्ट किया। ये पूरा जो मैकेनिज्म है ना, इसको समझ कर रखना, क्योंकि इसी मैकेनिज्म का यूज करके आप पूरे इस चैप्टर को आसान कर सकते हो। बस यही एक छोटा सा फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कैसे हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किए कि ये हम लोगों का बॉडी था, कंसर्निंग बॉडी था, जिसके मोशन को ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्व करने के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए था, उसको हम बी ले लिए, और बी को जब इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा, दैट मीन्स वो इसके पोजीशन को सबसे पहले डिफाइन करेगा, देन आफ्टर चेंज इन पोजीशन को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेगा पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, उसने खुद को ही ले लिया, और खुद को लेकर उसने इसके पोजीशन को डिफाइन कर दिया। ये पोजीशन कितना है, x1 है, और वो x1 पोजीशन कब देख रहा है, 12:30 पर देख रहा है, ठीक है। ये पोजीशन देखने के लिए वो ऑब्जर्व करेगा उसके मोशन को, क्योंकि चेंज देखने के लिए उसको कुछ टाइम इंटरवल देना होगा। तो उस टाइम इंटरवल के लिए वो ऑब्जर्वर क्या करता है कि मान लो 10 मिनट तक इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन क्या होगा, यहां से यहां कुछ आगे गया होगा 10 मिनट में। तो सोचो ये ट्रेन कुछ आगे गया होगा 10 मिनट में, यहां कहीं पहुंचा होगा, इस लोकेशन पर ये ट्रेन यहां पर पहुंचा होगा, ठीक है। ये ट्रेन यहां पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखो जैसे ये ट्रेन यहां पहुंचा, अब जो ऑब्जर्वर बी है, ये कह सकते हो कि बॉडी ए ऐसे ले लिया, ठीक है। ये ऑब्जर्वर बी था, ठीक है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा था। अब देखो ये टोटल कितने देर तक देखा, 10 मिनट तक। अब देखो इसने क्या देखा कि इसका पोजीशन आफ्टर 10 मतलब कंटिन्यूअस इसको ऑब्जर्व कर रहा था, कितने देर तक, 10 मिनट तक। पहला चीज क्या ऑब्जर्व करेगा, कितने देर तक, 10 मिनट, लेकिन वो कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करेगा। ये नहीं कि 2 मिनट तक देखा फिर बैठ गया, शांति से आंख बंद कर दिया, घड़ी बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो कंटिन्यूअस उसको 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद उसने क्या देखा कि इसका जो पोजीशन है, ये x2, ये भी बैठा हुआ था, ये भी बैठा हुआ था, ठीक है। इसने देखा कि इसका जो पोजीशन है x1 और x2, तो उसने देखा कि x1 इक्वल टू x2, ठीक है, ये दोनों पोजीशन इक्वल है एट ऑल द, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टाइम इन बिटवीन 10 मिनट्स। 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया, और एट ईच इंस्टेंट उसने क्या देखा कि रिलेटिव टू कह सकते हो, या कह सकते हो कि ये जो भी रेफरेंस पॉइंट लिया था, उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन है वो 10 मिनट तक इसका जो पोजीशन है उस 10 मिनट के इंटरवल में चेंज किया ही नहीं। और जैसे ये कहेगा कि चेंज इन पोजीशन, इसमें जो होगा वो 0 आएगा, क्योंकि वो तुरंत देख रहा है कि पोजीशन चेंज ही नहीं किया। तो डेफिनेटली अगर ऑब्जर्वर बी से पूछोगे कि ये बॉडी रेस्ट में है मोशन में, तो सिंपली कहेगा रेस्ट में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर वो कहेगा ये मोशन में है ही नहीं भाई, क्योंकि जितने इंटरवल ऑफ टाइम तक हमको देखना था उतने टाइम ऑफ इंटरवल तक ये किसी भी इंस्टेंट ये यहां से डिस्प्लेस नहीं हुआ, मूव नहीं किया, इसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ ये चेंज नहीं किया। मतलब कह सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं किया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी ये मोशन में नहीं है। क्लियर, ठीक है, ए मोशन में नहीं है। तो ये तरीका हुआ किसी बॉडी को आइडेंटिफाई करना कि वो मोशन में है या नहीं है। लेकिन अब जहां तक बात आती है, अगर मान लो अब इसको देखने वाले जो ऑब्जर्वर है बॉडी वही लेते हैं, अब इसके मोशन को हम एनालिसिस करना चाहते हैं, और एनालिसिस करने के लिए अब ऑब्जर्वर हम चेंज कर दिए और इस ट्रेन से बाहर एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं, और ये जो ट्रेन से बाहर ऑब्जर्वर है इसका नाम सी दे दिए। अब सी सोचो, अब सी को आपने, इसने क्या कहा, अगर बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी ने कहा कि देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, देयरफॉर इट इज एट रेस्ट। ये किस कंडीशन में है, रेस्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अगर इस ऑब्जर्वर की हम लोग बात करें तो ये बताओ कि ये ऑब्जर्वर जो सी है ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि जो ए है वो मोशन में है या नहीं है। तो इसके लिए भी सेम वही जो फंडामेंटल वे था, अप्रोच था,
इस ऑब्जर्वर को भी अपनाना पड़ेगा। तो जो ऑब्जर्वर सी है सबसे पहले क्या करेगा कि इसके पोजीशन को पहले लोकेट करेगा, तब तो चेंज देख सकता है। तो इसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए इसको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। इसने क्या किया कि यहां से यहां तक का रेफरेंस पॉइंट खुद को ले लिया, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट चॉइस करना इसके ऊपर है, कहीं भी ले सकता है, उसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट इसने खुद को ले लिया और इसने कहा और कि यहां पर अभी जब हम देख रहे हैं तब इसका यहां से यहां कुछ पोजीशन है, इस पोजीशन को मान लेते हैं x1 डैश है। इसने क्या कहा कि पोजीशन कितना है, x1 डैश है, ठीक है। अब सोचो, अब ये क्या चाहता है कि इस चेंज को देखना चाहता है। तो देखने के लिए फिर क्या चाहेगा, किस चेंज को देखना चाहता है, उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज को ऑब्जर्व करना चाहता है। और चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसको एक क्लॉक देना होगा, क्योंकि जब तक उसको घड़ी नहीं दोगे तो कैसे वो चेंज को आइडेंटिफाई करेगा, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम तक तो देखना होगा। इसको भी हम क्या करते हैं, घड़ी दे देते हैं। तो इसको भी एक क्लॉक दे दिए। अब इस क्लॉक के थ्रू वो इसके मोशन को कुछ इंटरवल ऑफ टाइम तक देखता है। और सपोज कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, जिस समय ये देखना शुरू करता है उसी समय ये देखना शुरू करता है। और ये क्या करता है कि जो ऑब्जर्वर सी है, ये जो ऑब्जर्वर सी है, ये क्या करता है कि ये भी देखना शुरू करता है 12:30 PM से देखना शुरू करता है। और कितने देर तक देखता है, तो ये भी 12:40 PM तक इसको ऑब्जर्व करता है, 10 मिनट तक ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और जैसे ऑब्जर्व करने के बाद अब सोचो ये क्या ऑब्जर्व करेगा, तो ये ट्रेन 10 मिनट में कुछ आगे गया होगा और ये जो ऑब्जर्वर है ये तो यहां था, ये तो यहीं रहेगा, ये ऑब्जर्वर यहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर, देख लो ये ऑब्जर्वर तो वही है, ये रेस्ट में है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को हम लोग क्या लिए थे, ये फिक्स्ड है या रेस्ट में है। ये ऑब्जर्वर रेस्ट में था, ठीक है, ये ग्राउंड पर था, रेस्ट में था। तो वो ट्रेन कुछ सर्टेन स्पीड से आगे जा रही थी, तो वो ट्रेन तो आगे चलेगी, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर सी है ये तो अभी ग्राउंड पर वही है। तो अब देखो ये क्या करेगा कि 12:40 तक, मतलब 30 से 40 के बीच में एट ईच इंस्टेंट, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, मोशन इज ए कंटिन्यूअस फेनोमेनन। तुमको उस इंटरवल ऑफ टाइम के बीच में एट ऑल द टाइम उसको ऑब्जर्व करना होगा, एट ऑल द टाइम, ठीक है। ये नहीं कि 2 मिनट देखे 2 मिनट नहीं देखे, तुमको कंटिन्यूअस उसको ऑब्जर्व करना होगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसने क्या देखा कि एट ऑल द टाइम इसका पोजीशन यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से देखो, ये पोजीशन इसका x2 डैश हो गया मान लो 10 मिनट के बाद। लेकिन हम केवल ये दो चीजों को देखकर नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्टली ये इन यहां पर था, ये ऑब्जर्वर जब यहां था तो इसका पोजीशन ये था। फिर ये ऑब्जर्वर जैसे ही ट्रेन आगे जा रहा है तब ये ऑब्जर्वर यहां आया होगा, तब इसका पोजीशन ये होगा। जब ये और ट्रेन आगे गया होगा तो ऑब्जर्वर यहां, मतलब सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ये बॉडी ए यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था। तो ये क्या देख रहा है कि जो इंटरवल ऑफ टाइम इसने कंसीडर किया, उस इंटरवल ऑफ टाइम में इट ऑल इंस्टेंट रिलेटिव टू इटसेल्फ कह सकते हो, या कह सकते हो रिलेटिव टू इट, ये कह सकते हो कि यहां से इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है, पहले पोजीशन ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, और इट ऑल द टाइम, उस 10 मिनट के ड्यूरेशन में इट ऑल द टाइम, इस कह सकते हो कि कौन सा ऑब्जर्वर की बात कर रहे थे, सॉरी ऑब्जर्वर तो ये है, ये बॉडी की बात करते हैं, ए का पोजीशन एट ऑल द टाइम, ये कंडीशन याद रखना, एट ईच इंस्टेंट उसका पोजीशन चेंज कर रहा है। इसलिए अगर सी से पूछोगे, ऑब्जर्वर सी से पूछोगे अबाउट द, कह सकते हो कि मोशन ऑफ द बॉडी ए, अगर इस ऑब्जर्वर से अगर हम लोग पूछे तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये जो बॉडी ए होगा वो किस कंडीशन में होगा, मोशन में होगा। मतलब कह सकते हो ये बॉडी क्या है, मोशन में होगा, ठीक है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम ऑफ इंटरवल, ये जो ऑब्जर्वर बी है ये बॉडी ए को क्या कहेगा कि ये रेस्ट में है। क्लियर, देख लो। तो ये जो फंडामेंटल कंसेप्ट आपने देखा कि अब सोचो आपको करना क्या है, आपको इसलिए कॉन्शियस रहना है इस कंसेप्ट को लेकर, क्योंकि जब आपको दिया जाएगा कि एक बॉडी मूव कर रहा मोशन में है, उस समय ऑब्जर्वर आपको खुद को बनना पड़ेगा। और ऑब्जर्वर बनने का मतलब होता है कि आप मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ बेसिक जो नीड है वो नीड आपको ध्यान रखना होगा। पहला नीड क्या है कि उसके पोजीशन को लोकेट करना होगा। सेकेंड नीड क्या है कि आपको क्या करना होगा, एक क्लॉक चाहिए। थर्ड नीड क्या है कि आपको एक इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए, क्योंकि जब तक उसको इंटरवल ऑफ टाइम नहीं मिलेगा, स्पीड नहीं होगा, तब तक आप चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो ये ऑब्जर्वर इसको क्या देख रहा है कि 10 मिनट में कोई भी चेंज इसके पोजीशन में नहीं दिख रहा है,
रिलेटिव टू इटसेल्फ, इसके रिस्पेक्ट में ये कोई चेंज नहीं दिख रहा, तो ये कहेगा ये रेस्ट में, ये मोशन में नहीं है। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर की बात करें तो ये क्या दिख रहा है कि उस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इसका पोजीशन रिलेटिव टू इट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ये क्या है, मोशन में है। क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए रेस्ट में है तो ये स्टेटमेंट इनकंप्लीट है, या कह सकते हो मीनिंगलेस है, क्योंकि रेस्ट अगर बोलना होगा तो उसके साथ बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जर्वर आएगा कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अगर हम करें कि ये बॉडी मोशन में है तो वहां बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जर्वर आएगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। दैट मीन्स कह सकते हो कि मोशन या रेस्ट को डिफाइन करने के लिए, इसको डिफाइन जब भी हम लोग करते हैं तो उनके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या कह सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो ऑलवेज एसोसिएटेड होगा, एंड दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर। दैट मीन्स कहने का मतलब जब भी हम मोशन की बात करेंगे, जब भी ये टर्म, जिस इंस्टेंट आपने मोशन का नाम लिया, आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पर बाय डिफॉल्ट ऑब्जर्वर आपको लेकर आना होगा, क्योंकि जब तक आप ऑब्जर्वर को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उसके स्टेट की बात नहीं कर सकते हो कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। इसलिए जब आप मोशन की जब भी बात करो ना, सबसे पहले आपको उसके पहले, मोशन से पहले आपको क्या करना होगा, एक ऑब्जर्वर डिफाइन करना होगा। और कह सकते हो कि फॉर द स्टडी ऑफ मोशन द मेन हीरो इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज किया तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, अगर ये ऑब्जर्वर डिफाइन नहीं किए होते तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि ये मोशन में है या नहीं है। इसलिए मेन हीरो कौन है, तो आप कह सकते हो ऑब्जर्वर। ठीक, क्लियर? क्योंकि मोशन में है या नहीं है, ठीक है, ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ऑब्जर्वर पर। तो कह सकते हो कि ऑब्जर्वर क्या होता है कि अलग अलग ऑब्जर्वर, ठीक है, एक बॉडी के बारे में, मतलब उसके स्टेट के बारे में कि वो रेस्ट में है, मोशन में, अलग अलग रिपोर्ट आपको देता है। ये ऑब्जर्वर आपको क्या रिपोर्ट दे रहा, ये इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम ये ऑब्जर्वर आपको क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है इसका पोजीशन चेंज कर रहा। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हो कि हर ऑब्जर्वर अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, ठीक है, कि उसके पर्सपेक्टिव में अगर उसका पोजीशन चेंज हुआ तो वो कहेगा मोशन में। अगर उसके पर्सपेक्टिव में, अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर क्या हुआ कि अगर उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ तो वो बोलेगा मोशन में नहीं है। ठीक है, तो मेनली कह सकते हो कि मोशन डिपेंड कर ऑब्जर्वर पर, जो उस मोशन के बारे में आपको रिपोर्ट कर रहा है, आपको कह सकते हो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो वहां पर रिपोर्ट करने वाला एक ऑब्जर्वर आपको जरूर रखना होगा। विदाउट ऑब्जर्वर आप मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, जैसे मान लो एक सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 2 है। ठीक है, और इस 1 को फिक्स्ड कर दिए और ये जो 2 है इस तरह मूव कर रहा है। ठीक है, अगर आप 2 से पूछोगे 1 के बारे में तो ये पता है आपको क्या रिपोर्ट करेगा, ये कहेगा, ये मान लो कि 2 से आपने कहा कि ये बताओ कि 1 जो है आपके रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, लेकिन जब आपने इससे पूछा कि इसके बारे में बताओ कि ये मोशन में है या नहीं है, तो ये ऑब्जर्वर भी क्या करेगा, इन द सिमिलर वे ये सबसे पहले क्या करेगा, एक क्या करेगा जल्दी बताओ, एक सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लेगा, और रेफरेंस पॉइंट ये किसको ले लेगा, खुद को मान लो ले लिया और रेफरेंस पॉइंट ले लिया। तो मान लो कि ये इस समय 12:30 हो रहा था, नेक्स्ट क्या करेगा, 10 मिनट तक इसको ऑब्जर्व करेगा। तो ये ऑब्जर्वर 10 मिनट में यहां तो नहीं होगा, कुछ यहां पर आ जाएगा, इस लोकेशन पर आ जाएगा। इस लोकेशन को ए ले लेते हैं और इस लोकेशन को बी ले लेते हैं। तो ये मान लो कि 12:40 PM तक ये यहां से यहां तक आ गया, लेकिन ये चल रहा है, जो भी करे उससे हमको मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है कि ये रिपोर्टिंग क्या कर रहा है अबाउट दिस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम कंसर्न्ड है, जिसके मोशन को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। तो जब ये रिपोर्ट करेगा आपको, ये कहेगा कि इसका पोजीशन 12:30 पर x1 था, x था, और जैसे जैसे इधर जा रहा है तो इसका जो पोजीशन है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इसका ये ऑब्जर्वर यहाँ आएगा, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, जब यहाँ आएगा तो इसका पोजीशन x1 कुछ हो जाएगा। जब ये ऑब्जर्वर यहाँ आएगा तो इसका पोजीशन रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर, इसका पोजीशन कितना हो जाएगा, x2। दैट मीन्स ये आपको क्या रिपोर्ट करेगा
ये कहेगा कि 10 मिनट के अंदर, ये 10 मिनट के अंदर ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देगा कि इट ऑल द टाइम जो ऑब्जेक्ट के बारे में हम कंसर्न थे वो कहेगा उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा, हेंस ये आपको क्या रिपोर्ट करेगा कि द ऑब्जेक्ट वन इज इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट वन क्या है, मोशन में है। जबकि आप देख रहे हो कि फिक्स्ड है, लेकिन ये एग्जैक्टली किस पैरामीटर को देखेगा, पोजीशन चाहे इसके चलने की वजह से चेंज करे या इसके चलने की वजह से चेंज करे। मेन हीरो कौन है, ऑब्जर्वर है, ये आपको रिपोर्ट करे, ये जो देखेगा वो रिपोर्ट करेगा। ये देख, ये भले इसके चलने की वजह से पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन फाइनली ये कहेगा भाई इसका पोजीशन तो चेंज किया, चाहे मेरे चलने से चेंज करे चाहे इसके चलने से चेंज करे, चेंज तो किया। इसीलिए ऑब्जर्वर 2 आपको ये बोलेगा कि जो 1 है वो मोशन में है। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हो कि अब जब भी मोशन की हम बात करेंगे तो मोशन की बात करते समय, मतलब मोशन तो इट इज रिलेटेड टू अ बॉडी, एक बॉडी से रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट हम लोगों को क्या लेना होगा, एक ऑब्जर्वर लेना होगा। ठीक है, और वो जो ऑब्जर्वर है वो आपको मोशन के बारे में रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग करते क्या है, ये जो ऑब्जर्वर है दैट मीन सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्वर। ठीक है, जो ऑब्जर्वर होता है इस ऑब्जर्वर को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को, जैसे मान लो कि अब एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट निकाल रहे हैं। जनरलाइज्ड कंसेप्ट के लिए आप सिंपल सोचो, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके मोशन को देखना है। इसके मोशन को देखने के लिए हम लोग करते क्या है, एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं, और ये जो ऑब्जर्वर है यहां होगा, ये तो क्लियर है। इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है, मतलब ये मोशन में है या नहीं है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करोगे, एक ऑब्जर्वर तो लेना ही होगा। अब देखो नेक्स्ट ऑब्जर्वर के साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ऑब्जर्वर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जर्वर को आपने क्या किया कि इसको कुछ और चीजें प्रोवाइड की। जैसे मान लो इस ऑब्जर्वर को आपने एक क्लॉक दे दिया, क्या दे दिया, एक घड़ी दे दिया, एक क्लॉक इसको दे दिया। ठीक है, एक क्लॉक आपने इसको दे दिया। नेक्स्ट आपने क्या किया, क्लॉक क्यों दिया, आपको पता है कि अगर ये सारा रिपोर्टिंग आपको करने वाला है तो अगर ये रिपोर्टिंग तभी कर पाएगा इसके मोशन के बारे में कि मोशन में है या नहीं है, जब ये कुछ इंटरवल ऑफ टाइम तक उसके पोजीशन पर फोकस करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। जैसे यहां पर मैं आपने देखा, ये छोटा सा चीज है लेकिन सही बता रहे हैं, बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है कि ऑब्जर्वर के पास क्लॉक होना चाहिए और मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए उसको आपको क्या करना होगा, क्लॉक देना होगा। जब तक नहीं दोगे तब तक वो इंटरवल कैसे कंसीडर करेगा। ठीक है, और कह सकते हो कि इसके पास एक क्लॉक आप दे दिए। नेक्स्ट आपने क्या किया कि इसको एक रेफरेंस पॉइंट भी देना होगा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ आपने क्या किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इसके साथ अटैच कर दिया। आपने क्या क्या अटैच कर दिया, एक्स वाई जेड एक्सिस अटैच कर दिया, और कह सकते हो क्लॉक भी अटैच कर दिया। और जब 3 एक्सिस होगा जहां कट करेगा वो तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन वो होगा। ठीक है, दैट मींस कह सकते हो कि ये क्यों हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ऑब्जर्वर के साथ, क्योंकि पोजीशन को में वो चीज देखने के लिए उसको रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए। रेफरेंस पॉइंट जैसे इसने खुद को लिया था, ये वाला ऑब्जर्वर खुद को लिया था, तो यहां रेफरेंस पॉइंट हम लोग किसको लेंगे, ये खुद को ले लिया और अपने पर ही एक रेफरेंस पॉइंट ओ ले लिया, और ओ से इसने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसको पता है कि इसका पोजीशन चेंज करेगा और इसको पोजीशन को लोकेट करने के लिए इसको 3 एक्सिस की नीड पड़ेगी। तो इसलिए आपने क्या किया कि फॉर द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो, उसके मोशन को स्टडी करने के लिए आपने इस ऑब्जर्वर को 3 एक्सिस से लैस कर दिया। इस ऑब्जर्वर को 3 एक्सिस आपने प्रोवाइड कर दिया, उसके साथ अपने रेफरेंस पॉइंट दे दिया। ठीक है, और इस ऑब्जर्वर को उसके साथ साथ आपने क्या दे दिया, एक क्लॉक भी दे दिया। ये जो पूरा सेट है, किसका सेट, ऑब्जर्वर का, कोऑर्डिनेट एक्सिस का और क्लॉक का, इन तीनों का जो सेट है, इस सेट को हम लोग एक नाम देते हैं और इस सेट को हम लोग कहते हैं रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, दैट मींस कह सकते हो कि अगर आपसे किसी ने कहा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है तो कैसे आप डिफाइन करोगे, तो रेफरेंस फ्रेम को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेट एक्सिस
एंड क्लॉक इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, और आप कह सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दैट मीन्स ये हम लोग करते क्या कि ऑब्जर्वर, आप अल्टीमेट आप कह सकते हो कि जो ऑब्जर्वर होता है उसी को हम लोग रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, लेकिन वो जो ऑब्जर्वर है वो बेचारा अधूरा है, वो उसके पास उतने कह सकते हो कि मतलब कह सकते हो कि उतने सारे मतलब जो भी है इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो पोजीशन के चेंज के बारे में ऑब्जर्व कर पाए। इसीलिए उस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए उस ऑब्जर्वर को, उस बेचारे ऑब्जर्वर को हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ और चीजें प्रोवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके साथ तो ओरिजिन बाय डिफॉल्ट आएगा जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और उसको एक क्लॉक देना पड़ता है। और उसके बाद इस पूरे सेट को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जब भी रेफरेंस फ्रेम ये नाम सुनोगे आप हमेशा ध्यान में रखना है एक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, और कह सकते हो कि बाय नेचर हम लोग बहुत आलसी होते हैं, तो अगर रेफरेंस फ्रेम, दैट मींस जब भी मोशन की बात होगी, जब भी मोशन की बात होगी बाय डिफॉल्ट ये रेफरेंस फ्रेम तो आएगा ही। रेफरेंस फ्रेम सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग मोशन ऑफ अ बॉडी की बात करेंगे तो ऑलवेज आपको क्या करना होगा, एक रेफरेंस फ्रेम सबसे पहले डिफाइन करना होगा। देन आफ्टर आप तब उसके मोशन के बारे में कुछ एनालिसिस कर सकते हो। तो रेफरेंस फ्रेम की अगर हम बात करें तो रेफरेंस फ्रेम को हम लोग करते क्या है कि ऐसे ड्रॉ नहीं करते, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम में तीन चीजें हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑब्जर्वर और क्लॉक। लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम लोग बाय नेचर बहुत आलसी होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस फ्रेम को सिंपली क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, आपको बोला कि इसके मोशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्राइब करने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा या रेफरेंस फ्रेम लेना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस केवल ड्रॉ कर देंगे, और ड्रॉ कर कर हम लोग क्या कहेंगे कि एक्स वाई जेड इस तरह हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, और इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रेफरेंस फ्रेम। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस फ्रेम। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि रेफरेंस फ्रेम में यहां ऑब्जर्वर शो नहीं किया, ऑब्जर्वर होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा, क्लॉक भी होगा, पूरा का पूरा सेट होगा। लेकिन हम लोग ड्रॉ करते समय हम लोग इन सारी चीजों को ड्रॉ नहीं करते हैं, केवल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर देते हैं, और हम लोग ये समझते हैं कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब कि वहां पर ऑब्जर्वर भी इंक्लूडेड होगा, क्लॉक भी इंक्लूडेड होगा। तो रेफरेंस फ्रेम को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और सिंपल वे में हम जेड एक्सिस को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई अगर होगा तो जेड बाय डिफॉल्ट आता ही है, तो जेड एक्सिस को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो रेफरेंस फ्रेम को आप ऑलवेज एक्स वाई से कहीं भी दिखा सकते हो। ठीक है, और बहुत लोग सोच रहे होंगे ये ठीक है सर, अगर किसी बॉडी के मोशन को एनालिसिस करना हो तो हम रेफरेंस फ्रेम कहाँ ड्रॉ करें। तो रेफरेंस फ्रेम को ड्रॉ करने के लिए कोई रूल नहीं है, आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके मोशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। रेफरेंस फ्रेम आप यहां ड्रॉ करो, यहां ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ करो, उस गिवन स्पेस में उसके मोशन पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। आप कहां लेते हो उस पर मोशन डिपेंड नहीं करता। हाँ, भले उस बॉडी का पोजीशन डिपेंड करेगा, लेकिन जो चेंज इन पोजीशन है वो आपका कर सकते हो कि वो रेफरेंस फ्रेम कहां कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए जब भी आपको कभी भी रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ करना होगा तो ड्रॉ करने के लिए आप रेफरेंस फ्रेम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो स्पेस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखोगे। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब हम ये टर्म जैसे ही बोलेंगे उसी इंस्टेंट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि एक रेफरेंस फ्रेम लेना जरूरी है। और रेफरेंस फ्रेम हम लोग नॉर्मली अपने दिमाग में क्या इमेज बनाएंगे, रेफरेंस फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर होता है, लेकिन ड्रॉ करते समय ऑब्जर्वर ड्रॉ नहीं करके हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई, और इसी को ऑब्जर्वर की तरह हम लोग मान सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसको ड्रॉ करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को। ठीक है, अब देखो अगर हम रेफरेंस फ्रेम की बात करें, ठीक है, अब रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग अब मोशन को थोड़ा डिफरेंट वे से डिफाइन करते हैं। अगर रेफरेंस फ्रेम जैसे ही हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, तो अब देखो इस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंग मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां था और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर आ गया, मान लो यहां से यहां तक आ गया। ठीक है, तो ये बताओ
कि ये जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, पहले क्या देखेंगे, ये ऑब्जर्वर है, यहां ध्यान से समझना, यहां ऑब्जर्वर है, उसने क्या किया कि इनिशियली देखा कि इसका पोजीशन ये है और फिर देखा इसका पोजीशन ये है, और इसने देखा कि इस इंटरवल में हर इंस्टेंट इसका पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए हैं, लेकिन क्या समझोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन एक्जैक्टली ये क्या है, ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, उसने क्लॉक देखा, टाइम मान लो 12:30 हो रहा है, 10 मिनट तक देखा और देखा इट ऑल द टाइम उसका पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो कहेगा मोशन में है। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो मोशन में जब होगा तो इस पार्टिकल का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पार्टिकल का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, P मान लो x1 y1 z1 मान लो इस लोकेशन पर था, और इस लोकेशन को Q ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और क्या हो गया z2 आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो सोचो अगर ये पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज किया, पोजीशन चेंज किया, दैट मींस क्या कहोगे, एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है, दैट मींस ये श्योर है कि उसका एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट चेंज किया होगा, या तो x चेंज किया होगा, या तो y चेंज किया होगा, या z चेंज किया होगा, या ये भी हो सकता है कि x भी चेंज करे, y भी चेंज करे, या हो सकता है तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करे, क्योंकि पोजीशन चेंज करेगा दैट मींस उसका एड्रेस बदलेगा। जैसे यहां का इस लोकेशन का एड्रेस क्या है, x1 y1 z1 है, और जैसे इसका पोजीशन चेंज कर रहा है दैट मींस सिंपली हम लोग कह सकते हैं इन द सिंपल वे कि अगर एक पार्टिकल का एड्रेस किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम और विथ रिस्पेक्ट टू गिवन ऑब्जर्वर, अगर उसका एड्रेस चेंज कर रहा है, क्योंकि इस स्पेस में जो हर पॉइंट है उस हर पॉइंट का अपना एक यूनिक एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस होता है उसी तरह ये जो स्पेस यहां एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो कि ये रूम है, इस रूम के हर पॉइंट का अपना एक कह सकते हो फिक्स्ड एड्रेस है विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस फ्रेम। जैसे मान लो हम यहां पर अगर हम अपने आप को रेफरेंस फ्रेम ले लिए तो इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कुछ होगा, इस पॉइंट का कुछ होगा, तो जो मेरे रिस्पेक्ट में हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो उस लोकेशन का, उस स्पेस के उस पॉइंट के लोकेशन का एड्रेस है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि मोशन का मतलब क्या है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर चेंज करे, लेकिन ये एड्रेस वाला डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में मत लिखना, पूरा गलत हो जाएगा। ये आपको और विजुलाइज करने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मी कह सकते हो, मेरे रिस्पेक्ट में, तो हम कह सकते हैं कि उसका एड्रेस चेंज कर रहा है, दैट मीन्स वो मोशन में है। ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट कम से कम चेंज करेगा, 2 भी चेंज कर सकता है, 3 भी चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑब्जर्वर कहेगा कि इसका अगर जैसे मान लो यहां पहुंचा, इसका x कोऑर्डिनेट मान लो कि 3 है, y 0 मान लेते हैं, z 0 मान लेते हैं, यहां पर अगर आप इसने ऑब्जर्व किया कि इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये इसने कहा कि 5 0 0 है, तो ये कहेगा मोशन में है या नहीं है, तो कहेगा भाई मोशन में है, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज किया। कैसे इसको पता चला, क्योंकि इसका एड्रेस बदल गया, यहाँ का एड्रेस 300 था और यहाँ का एड्रेस कितना है 500। तो देखो एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट तो चेंज किया, एक कोऑर्डिनेट भी अगर हम चेंज करेगा तो हम लोग कह सकते हो वो पार्टिकल क्या है, मोशन में है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब सोचो ये क्या था, रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट। ठीक है, लेकिन रेफरेंस फ्रेम के बाद अब जो हम लोग का मेन कंसर्न होता है कि ऑब्जेक्ट या बॉडी के बारे में। ठीक है, कि हम लोग कौन सा बॉडी लेंगे, किस तरह का बॉडी लेंगे, ये तो क्लियर हो गया मोशन क्या होता है और रेफरेंस फ्रेम जरूरी है, ये भी पता चल गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम लोग बॉडी किस तरह का लेंगे। तो एक्चुअली देखो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो डिफरेंट शेप साइज का हो सकता है। इस यूनिवर्स में आपने कुछ भी देखो मूव करते हुए, कार देख सकते हो, ट्रेन देख सकते हो, सबका शेप क्या अलग अलग है। लेकिन इन सब के मोशन को स्टडी करने से पहले हम लोग करते क्या है कि एक बहुत ही सिंपलेस्ट केस लेते हैं। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी नए चीज के बारे में जब भी पढ़ते हैं, उसके आइडिया को जनरेट करते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन लेके चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन्स कह सकते हो कि उसका एक मॉडल तैयार करते हो। जैसे मान लो कि आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना हो, तो आपने देखा होगा कि उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते समय उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। इन द सेम वे अगर हमको मोशन के बारे में स्टडी करना हो, डिफरेंट बॉडीज के बारे में, जैसे ट्रेन का मोशन हो,
एरोप्लेन का मोशन हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसको स्टडी आप करने जाओगे इनिशियल स्टेज में तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग सिंपल से उसको आइडियलाइज करते हैं। आइडियलाइज का मतलब एक सिंपलेस्ट उसका केस लेते हैं और हम लोग करते क्या है कि उस ट्रेन, उस एरोप्लेन या एक बस की जगह हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऐसा बॉडी लेते हैं जिसके पास मास तो होता है लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होता है। जिसके पास मास होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सा एक ऐसा पॉइंट मास लेते हैं जिसके पास मास होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा, मतलब उसका कोई लेंथ नहीं होगा। जैसे सिंपल सा आप आइडियल कंडीशन ऐसा ले लो कि मान लो कि जस्ट एक स्फेरिकल एकदम स्मॉल इलेक्ट्रॉन के साइज के बराबर का कोई भी ऐसा पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साइज आपको थोड़ा सा ध्यान रखो, बहुत ही छोटा होता है एटॉमिक लेवल पर। उतने छोटे पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं पार्टिकल कह सकते हैं, पॉइंट मास कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करते क्या है कि मोशन के बारे में स्टडी करते समय हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो ऑब्जेक्ट मेनली आपका दो तरीके का होता है। एक तो ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ले सकते हैं आइडियल कंडीशन के लिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो रिजिड बॉडी, जिसमें आपका एरोप्लेन, ट्रेन, बस ये सब आ गया। लेकिन रिजिड बॉडी के बारे में अभी हम स्टडी नहीं करते हैं। हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या कि एक पार्टिकल को कंसिडर करते हुए उसके मोशन के बारे में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर हम पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल किसको कहेंगे? an object having some finite mass but with zero dimension is called a particle, ठीक है। तो जो पार्टिकल का कंसेप्ट हम लोग का क्या है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास फाइनाइट कुछ मास होगा लेकिन उसका कोई भी डायमेंशन, ना लेंथ होगा, ना विड्थ होगा, ना उसका हाइट, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस तरह के ऑब्जेक्ट को, बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें, अब हम लोग सीधे सिंपल सा अब जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? तो एक मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन मोशन अलग अलग बॉडी से रिलेटेड होता है, लेकिन हम लोग सबसे सिंपलेस्ट बॉडी कौन सा ले रहे हैं? एक पार्टिकल ले रहे हैं जिसका डायमेंशन लगभग आप कह सकते हो कि नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल की मोशन की जब हम लोग बात करते हैं तो एक पार्टिकल का मोशन कितने टाइप का होता है? तो एक पार्टिकल के मोशन को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक जो मोशन होता है 1 डायमेंशनल मोशन होता है, सेकेंड जो होता है 2 डायमेंशनल मोशन होता है, और थर्ड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखोगे कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा होगा? फर्स्ट आपका क्या होगा पता है? फर्स्ट जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अच्छा 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? ठीक है, तो इसको 1D मोशन भी कह सकते हैं। उसको सिंपल हम लोग क्या कहते हैं? 1D मोशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? 1D मोशन। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करे, पार्टिकल ऑब्जेक्ट कैसा ले रहे हैं? पार्टिकल ले रहे हैं, पॉइंट मास ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग बड़े एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की अब बात एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, वो जब हम लोग रोटेशनल पढ़ेंगे तब वहां पर बात करेंगे। यहां पर सिंपल हम क्या करें? एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं और वो पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उस पार्टिकल के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको लिख सकते हो कि इफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, then the motion of the particle is called 1D motion। इसको क्या बोलेंगे? 1D मोशन। ठीक है,
जैसे मान लो एक बॉल को हम लोग ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करोगे तो सीधे स्ट्रेट लाइन में आता है, उसको वन डायमेंशनल कह सकते हो। एक किसी बॉल को हम सीधा ऐसा प्रोजेक्ट कर दिए ग्राउंड पर तो वो सीधा चलता है, उसको भी क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं उसको आप कह सकते हो कि वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल हम कंसिडर कर रहे हैं और वन डायमेंशनल को अगर हमको एनालिसिस करना हो तो सब समझो इस तरह एक पार्टिकल हम ले लिए। ठीक है, ये 1D मोशन कब शो करेगा, जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो हम लोग करते क्या कि ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये 1D मोशन है, 1D मोशन शो करेगा। कैसे, तो इसके लिए देखो सबसे पहले अगर हम इसके मोशन की जब भी बात करेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जब भी इसके मोशन की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले क्या डिफाइन करना होगा, एक रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो एक रेफरेंस फ्रेम हम लोग ले लेते हैं। रेफरेंस फ्रेम कहाँ लोगे, कहीं भी ले सकते हो। तो सपोज करो हम यहां पर ओरिजिन ड्रॉ कर दिए वाई एक्सिस और सीधे किसको ड्रॉ कर देंगे, एक्स एक्सिस, ऐसे हम ड्रॉ कर दें। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कंपलसरी नहीं भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग 2 एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक वाई एक्सिस और क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, और ध्यान से देखो ये पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलेगा तो इस पार्टिकल की अगर हम बात करें, अगर ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलेगा तो इसके मोशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा मोशन है, 1D मोशन है। और जब भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग चलता है, जब भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग अगर एक पार्टिकल चले तो उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। ये तो हमको पता चल गया, मोशन का जब भी कंसेप्ट आएगा रेफरेंस फ्रेम लेंगे तो कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो आप देखो अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस पर चल रहा है, मान लो कि एक्स एक्सिस इसके पाथ के अलॉन्ग है, ये जिस पाथ के अलॉन्ग चल रहा है उस पाथ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो इसका यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना होगा, मान लो ए पॉइंट पर है, ए लोकेशन पर है, इसका कोऑर्डिनेट x1 0 कुछ होगा, और जैसे ही बी लोकेशन पर आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट x2 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हो कि जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, मतलब इस लाइन के थ्रू ऐसे चला गया, तो इस लाइन के थ्रू जैसे ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो आप कह सकते हो कि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली 1 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा मोशन है, 1D मोशन है। और 1D मोशन के लिए एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वाई चेंज नहीं कर रहा है, जेड भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा बहुत लोग कह सकते हैं कि सर यहां तो ठीक है, लेकिन अगर एक पार्टिकल अगर ऐसे मूव करे, ठीक है, जैसे मान लो एक सिचुएशन ऐसा लेते हैं कि सिंपल सा एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन ले लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन इस तरह कुछ ले लिए और एक पार्टिकल इस तरह कुछ इस स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह एक पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये ठीक है 1 डायमेंशनल मोशन है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग का इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला तो 1D मोशन होगा। अब सोचो कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी या 2। बहुत लोग का डाउट क्या होता है कि सर इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहीं भी ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो जैसे से आगे जाएगा तो इसका एक्स भी चेंज करेगा और वाई भी चेंज करेगा। लेकिन 1D मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप यहां सोच सकते हो कि यहां पर इसका ए लोकेशन पर कोऑर्डिनेट x1, y1 और z तो 0 होगा, सपोज ये इस प्लेन में है, और बी पर जैसे आएगा तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट x2, y2 और z 0 आएगा। x भी चेंज किया, y भी चेंज किया, तो कह सकते हो सर इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप कैसे कह रहे थे कि 1D में एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि स्ट्रेट लाइन जब मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ऐसे सिलेक्ट नहीं करते हैं। अगर मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, इसमें 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर सोचो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस इसमें ऐसे ना लेकर, अगर आप ध्यान से देखो यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही ले रहे हैं, लेकिन हम इस डायरेक्शन को x ले लेते हैं, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन को y ले लेते हैं और इस तरफ z आएगा। अब सोचो यहां a लोकेशन पर होगा, देन दिस पार्टिकल है सम कोऑर्डिनेट x1, y कितना होगा 0, क्योंकि x एक्सिस पर लाई कर रहा है, z कितना होगा 0। यहां जब पहुंचेगा b लोकेशन पर तो इसका x कोऑर्डिनेट x2, y 0, z 0।
ठीक है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं जब ए टू बी जा रहा है तो केवल ओनली वन कोऑर्डिनेट ही इसका चेंज कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होता है आप इसको इनडायरेक्टली ऐसा समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्स एक्सिस उसी लाइन के लॉन्ग लेते हैं, इसीलिए आप देख सकते हो कि इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमको दो नहीं एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि वन डायमेंशनल मोशन जो होता है इसको लेकर बहुत सारे बुक में गलत डिफिनीशन भी दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इस कंसेप्ट को आपको बताया। बहुत सारे बुक में क्या दिया है कि जिसको लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पार्टिकल इस तरह मूव करे कि उसका केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, लेकिन जैसे ये वाला सिचुएशन आता है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1D का एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चला, पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन में ऐसे चला तो इस स्ट्रेट लाइन मोशन को ही वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं, और इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओनली वन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब आते हैं 2D मोशन पर, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे 2D को आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन 2D को कैसे डिफाइन करोगे इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग कैसे डिफाइन करें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इफ अ पार्टिकल यहां इज होता है, इज मूविंग ना, if a particle moves in a plane then the motion of the particle is called 2D motion. Motion of the particle is called 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। ये 2D मोशन है, ये मोशन को आइडेंटिफाई करना सीखो। 2D मोशन का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल ऐसे मूव करे, एक प्लेन में मूव करे, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एक कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, और इसको 2 डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हो। सर्कुलर मोशन भी क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन होता है। सर्कुलर मोशन भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सिंपली ऐसे समझो कि मान लो इस तरह का सिचुएशन अगर हम ले लें, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2D मोशन को ठीक है, और इस सरफेस पर अगर मान लो आप यहां से किसी बॉल को हीट करते हो, और बॉल को हीट करने के बाद वो कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करता है, ये बॉल कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो करता है। मान लो एक फुटबॉल को आपने हीट किया, ठीक है, ये जो फुटबॉल को आपने हीट किया, हीट करने के बाद कुछ इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये फुटबॉल को हम कह सकते हैं कि ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस रिस्पेक्ट में हम इसको एक छोटा पार्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभी पार्टिकल का कंसेप्ट क्या होता है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस से ट्रेवल करता है, उसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको एक पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है। पार्टिकल एक आइडियल कंसेप्ट है, लेकिन हम पार्टिकल कभी कभी क्या होता है कि जो रिजिड बॉडी होता है, जो बड़ा बॉडी होता है, उसको भी पार्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। कब? जब उसके मोशन को एनालिसिस करें, लेकिन उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या जिस सिचुएशन में है उसका डायमेंशन वहां नेग्लेक्ट किया जा सके, तो उसको एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं। जैसे मान लो अर्थ की बात करें, तो अर्थ के जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं अराउंड द सन, तो अर्थ का क्या होता है, सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि उसको मोशन को स्टडी करने के लिए अर्थ को एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा हुआ या जो भी उसका एनालिसिस कर रहे हो मोशन के बारे में, वो पैरामीटर बहुत ज़्यादा होगा उसके डायमेंशन से, तो उसको एक पार्टिकल मान सकते हो, ठीक है। तो एक फुटबॉल एक पार्टिकल की तरह यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो फुटबॉल का मोशन है ये 1 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है, ठीक है, कैसे पता करोगे? तो पहली बात कि 1 डायमेंशनल तो होगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं हुआ। जब भी आप फुटबॉल को हिट करते हो कुछ इस तरह जाता है, लेकिन आप कैसे कह सकते हो एक प्लेन में लाई करेगा। प्लेन में कैसे लाई करेगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। ध्यान से देखो, हम करते क्या है कि यहां से इस तरह एक प्लेन बना दिए,
एक इमेजिनरी प्लेन बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, एक इस तरह इमेजिन करो एक सरफेस, और ये जो सरफेस होगा ये जिस पाथ को ट्रेस कर रहा है वो पूरा का पूरा पाथ उस प्लेन में लाई करेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो फुटबॉल है इस पाथ को ट्रेस कर रहा है, इसका ट्रेजेक्टरी ऐसा है, वो एक प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, अब सोच सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ। आप ऐसा समझो, अगर ये जो प्लेन है, अब ध्यान से देखो, ये जो प्लेन है हम करते क्या है कि यहां पर y एक्सिस ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, x एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो, जैसे ही दैट मीन्स कह सकते हो कि कोई भी पार्टिकल का कर्व वाला जो मोशन है, कर्व वाला मोशन को हम लोग प्लेन मोशन नहीं कर सकते, मतलब सिंपल कह सकते हो कि ऐसा मोशन जो एक प्लेन में आ जाए, तो उसका जो पाथ है सरफेस में आना चाहिए। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि ये मोशन इन अ प्लेन होता है, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, आपको पता है कि इसके ठीक परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस ले सकते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये वाला जो एक्सिस होगा यहां से यहां तक जो भी एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये कौन सा एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। ठीक है, और ये जो प्लेन होगा, इस प्लेन का नाम हम जानते हैं, क्या नाम है, इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स वाई प्लेन है। दैट मीन्स कह सकते हो मोशन इन अ प्लेन हो रहा है। ये सब पता है, बहुत छोटा छोटा टर्म है, लेकिन ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल है, और यही छोटी छोटी बातें नहीं पता होती जो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का मोशन किस में, प्लेन में हो रहा है, और इस प्लेन का नाम हम जानते हैं, क्या नाम है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, और आप ध्यान से देखो, जब पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया तो अगर इस पॉइंट पर देखोगे, ये ए लोकेशन है, यहां इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, और जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा बी लोकेशन पर, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएगा, और जेड कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि जेड पर चला ही नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जेड तो होगा नहीं। दैट मीन्स कह सकते हो कि जब पार्टिकल यहां से एक कंसेप्ट निकाल सकते हो, कंक्लूजन पर आ सकते हो कि जब पार्टिकल का मोशन प्लेन में होगा तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कह सकते हैं, उस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, x1 y1 x2 y2। मतलब कह सकते हो कि x और y 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये xy प्लेन में मूव कर रहा था और मान लो फुटबॉल को ऐसे हिट किए होते तो ये yz प्लेन होता, कोई भी प्लेन में लाई करे, चाहे वो प्लेन कैसा भी हो। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जब भी 2 डायमेंशनल मोशन होगा तो उस मोशन को कह सकते हैं कि डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तीसरा कोऑर्डिनेट चेंज करता ही नहीं है। जबकि हम लोग 1 डायमेंशनल में क्या देख रहे थे कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट काफी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मोशन इन अ प्लेन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन को कह सकते हो मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो फुटबॉल आप इस तरह हिट किए होते, ऐसे हिट किए होते, मान लो यहां से यहां ऐसे हिट किए होते, तब ये कह सकते हो कि ये भी मोशन इन अ प्लेन होगा। कैसे, यहां पर फिर क्या करेंगे, एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। प्लेन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह का प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा, ये एक प्लेन है, ऐसा एक प्लेन बना सकते हो, और इस प्लेन में ये एक्स एक्सिस, इसको वाई ले सकते हो, और इसको क्या ले सकते हो, जेड ले सकते हो। ठीक है, दैट मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा भी हो, कहीं से भी हिट करो, ऑलवेज एक प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, प्लेन में लाई करेंगे मतलब उसका पाथ लाई करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो 2D मोशन में 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, 1D में एक कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका नाम 1D है। 2D का मतलब 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन देखते हैं। ठीक है, तो 3D मोशन को कैसे डिफाइन करोगे, तो 3D मोशन को हम लोग कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे डेफिनेशन से तो पता चल ही गया होगा कि 3D मोशन में 3 कोऑर्डिनेट कम से कम चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, या सिंपल थर्ड हम लोग देखते हैं 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। इसका नोट सही से तैयार करो क्योंकि बहुत सारे बुक में गलत डेफिनेशन इसका दिया हुआ है। ठीक है, 3 डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्पेस, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख लेना, प्रोजेक्टाइल मोशन, और लिख सकते हो सर्कुलर मोशन। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट आता है 3D मोशन। 3D मोशन का मतलब क्या है कि इफ अ पार्टिकल, ठीक है, मूव्स इन अ स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है, मूव्स इन अ स्पेस, ठीक है। स्पेस का मतलब क्या होता है बताओ। स्पेस का मतलब होता है कि जब पार्टिकल प्लेन में मूव ना करे और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर मूव ना करे, मतलब कह सकते हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। प्लेन का मतलब क्या है कि जैसे आपके रिस्पेक्ट में एरोप्लेन का मोशन देख लो या किसी बर्ड का मोशन देख लो, बर्ड भी इधर उधर रैंडमली ऐसे मूव करती है, तो कह सकते हो उसका मोशन भी क्या है, स्पेस में है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इफ अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्पेस देन इट इज then the motion of the particle is called 3D motion। 3D motion उसको, उस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, 3D मोशन, ठीक है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। जैसा मान लो एक पोल यहां पर है, एक ऐसा पोल हम बना देते हैं, एक पोल यहां पर ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ये एक पोल है, इस तरह का एक पोल यहां पर कंस्ट्रक्ट कर दें, ठीक है। एक पोल हम यहां पर कहीं ले लेते हैं, मान लो ये एक पोल इस तरह ले लेते हैं, और यहां पर क्या हो रहा है कि एक बर्ड, मान लो यहां पर एक बर्ड, ठीक है, ये कुछ इस तरह ऐसे उड़ते हुए यहां से यहां तक जाती है, ठीक है। तो अगर इस बर्ड को, ये जो सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो इस बर्ड को एक पार्टिकल की तरह मान सकते हो कि जो डिस्टेंस कवर करे उसके रिस्पेक्ट में इसका डायमेंशन बहुत कम है, इसलिए इस तरह जा रहा है, ठीक है। अब सोचो ये जो बर्ड का मोशन है कैसा मोशन है, तो यहाँ देखो इसके मोशन को एनालिसिस करने के लिए रेफरेंस फ्रेम लेना होगा, कहाँ लेंगे, तो रेफरेंस फ्रेम यहीं ले लेते हैं। तो ये वाई एक्सिस, इधर क्या ले सकते हैं, जेड एक्सिस, इधर क्या ले लिए, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सोचो ये जो बर्ड है, इस बर्ड का यहाँ पर लोकेशन क्या है, ऐसे दिखा सकते हो, इस बर्ड का जो लोकेशन है किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका 3 कोऑर्डिनेट होगा, x1, y1 और z1। अब सिंपल सा आप रूम में इमेजिन करो कि यहाँ से एक मस्क्यूटो अगर इस पॉइंट से ऐसे उड़ते हुए जा रहा है, तो किसी पॉइंट पर उसके लोकेशन को डिफाइन करने के लिए जो रेफरेंस फ्रेम लोगो वो कॉर्नर हम लोग लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस लेंगे कॉर्नर को। तो कॉर्नर से अगर आप ध्यान से देखोगे इस मस्क्यूटो का जो कोऑर्डिनेट लिखोगे, 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, x1, y1, z1। इन द सिमिलर वे ये जो बर्ड है इस तरह कुछ मूव करते हुए जा रही है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, यहाँ पर अगर पहुंची तो इसका कोऑर्डिनेट b पर कितना हो जाएगा, x2, y2 और क्या हो गया, z2 आ जाएगा, ठीक है, z2 आ गया इस तरफ। दैट मीन्स ये जैसे यहाँ से इस पाथ के थ्रू होते हुए जा रही है और रैंडमली बर्ड ऐसे ऐसे इधर उधर मूव करते हुए जा रही है, तो ये जो पाथ है, इस पाथ में जब भी अगर देखोगे तो उसका तीनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मोशन है इसको कहते हैं मोशन इन स्पेस भी कहते हैं, इसको हम लोग मोशन इन स्पेस भी कहते हैं, मोशन इन स्पेस कह सकते हो, ठीक है, ठीक है, मोशन इन स्पेस, ठीक है। और इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। और 3 डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3D। 2 डायमेंशनल क्या होता है, मोशन इन अ प्लेन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, 2। और 1 डायमेंशनल में क्या होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 1, ठीक है। तो इन 3 तरह के जो मोशन अभी आपने पढ़ा है, 1 डायमेंशनल, 2D और 3D की अगर हम बात करें, तो इन तीनों मोशन के बारे में आप सही से नोट्स बनाना है, क्योंकि बहुत सारे बुक में गलत इंफॉर्मेशन दिया है कि 1D मोशन 2D और 3D को कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो 1D का मतलब क्या होगा, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उस तरह के मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल कहते हैं, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए ओनली एक ही कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसको 1 डायमेंशनल कहते हैं। सेकेंड क्या है, 2D मोशन। 2D मोशन का मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल प्लेन में मूव करेगा, किसी एक कह सकते हो कि प्लेन में मूव करे, तो उस तरह के मोशन ऑफ द पार्टिकल को क्या बोलते हैं कि उसको हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। इन द सिमिलर वे
अगर 3D की बात करें तो 3D को डिफाइन करने के लिए 3D मोशन क्या होता है, मोशन इन स्पेस, जैसे बर्ड का मोशन, एरोप्लेन का मोशन, ये सब क्या मोशन इन स्पेस है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि 3D को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए यह डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको 3D कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 मोशन है पार्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। आज का लेक्चर आपका केवल इंट्रोडक्शन था कि मैकेनिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और मोशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।